स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। फूड एंड न्यूट्रिशन की जिस सीरीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम लोग विटामिन्स को पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि विटामिन्स आखिर होते क्या हैं। याद कीजिए, जब मैंने आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के सभी एलिमेंट्स के बारे में बताया था, तो ये भी बताया था कि हम न्यूट्रिशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले है मैक्रो, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आते हैं। दूसरे है माइक्रो, जिसके अंतर्गत विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर आते हैं। हम लोग अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यही राइज होता है कि व्हाट इज विटामिन। विटामिन आखिर है क्या? तो विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषण है जो आप देख नहीं सकते। हाँ, ये फ्यूल की तरह काम करता है और आपके खाने के साथ आपके शरीर में शामिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहां से ये राइज होता है कि जो विटामिन्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है हमारे शरीर में। तो विटामिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेटाबॉलिज्म दो शब्दों से मिलकर के बनता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो शरीर में जाने के बाद या तो टूटता है और या तो जुड़ता है। अगर टूटा तो कैटाबोलाइज हुआ, अगर जुड़ा तो एनाबोलाइज हुआ। विटामिन्स का रोल हमारे शरीर में इन दोनों ही एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का है। एनाबॉलिज्म भी करवाना, मेटाबॉलिज्म भी करवाना, और सेल के अंदर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इसी विटामिन के अनुसार चलता है। इसलिए विटामिन्स की जो उपयोगिता है वो हमारे भोजन एवं पोषण में बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विटामिन्स की कहानी। ये जो शब्द आप विटामिन यहां पर देख रहे हैं, इसका सबसे पहली बार प्रयोग हॉपकिंस एंड फंक ने किया था। सभी न्यूट्रिएंट्स में आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि इसका यूज किसने किया था और कब किया था, लेकिन विटामिन्स के संदर्भ में यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रहे कि फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था और 1912 में इन्होंने विटामिन थियरी दी थी, और इस थियरी में इन्होंने पहली बार बताया था कि विटामिन्स की कमी से ही हमें बीमारियां होती हैं, और विटामिन्स की कमी से बीमारियां होने का रीजन होता है मेटाबॉलिक सिस्टम का गड़बड़ हो जाना। तो दो मोटी बातें आपको यहां पे समझनी है। पहली बात यह कि सेल का मेटाबॉलिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? विटामिन्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि हमें बीमारियां क्यों होती हैं? तो हमें बीमारियां इन्हीं विटामिन्स की कमी से हो जाती हैं। इसके बाद विटामिन्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में उन विटामिन्स को रखा जाता है जो कि फैट सॉल्यूबल होते हैं, और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। फैट सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील विटामिन्स का मतलब होता है ऐसे विटामिन्स जिनके अवशोषण के लिए फैट की आवश्यकता है। जब भी आप विटामिन खाएंगे तो आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत फैट होना चाहिए, क्योंकि उसी फैट में जाकर ये विटामिन एब्जॉर्ब होगा। या दूसरी भाषा में कहें तो इन विटामिन्स को आप फैट के रूप में खाएंगे। तो आप चाहे फैट के रूप में खाइए और चाहे अपने बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करके रखिए, लेकिन दोनों ही कंडीशन में इन चारों विटामिन्स को एब्जॉर्ब होने के लिए, अवशोषित होने के लिए फैट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने सीखा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई और के होते हैं। दूसरे टाइप के विटामिन्स में हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को रखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन्स, और जल में घुलनशील विटामिन्स के अंतर्गत बी और सी आते हैं। सी का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स। तो जैसे नींबू का रस अगर आप पानी में मिलाएं तो घुल जाता है, तो ये उदाहरण हो गया जल में घुलनशील विटामिन्स का। तो दो कैटेगरियां आपको याद रखनी है। पहला और प्राइमरी क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग कितने विटामिन्स को पढ़ना है या टोटल कितने विटामिन्स होते हैं, एक ये भी क्वेश्चन है। तो ऐसा माना जाता है, मेडिकल साइंस ऐसा मानती है, हमारे वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि अब तक कुल 25 प्रकार के विटामिन्स को डिस्कवर किया जा सकता है।
हम ये कतई नहीं कह सकते कि भविष्य में भी ये विटामिन 25 प्रकार के ही रहेंगे, लेकिन अगर और विटामिन डिस्कस हो जाते हैं या डिस्कवर हो जाते हैं तो ये मानव सभ्यता के लिए अच्छा माना जाएगा। तो अभी तक हमारे पास 25 नोन विटामिन्स हैं, बहुत सारे अननोन भी हो सकते हैं जिसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इन 25 में से आपको पढ़ने कौन कौन से होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ए बी सी डी ई और के, डायरेक्टली आप इसको याद रखेंगे कि ए बी सी डी ई और के ये 6 विटामिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि इन 6 विटामिन में हम लोग विटामिन बी को अलग कर देते हैं। इसलिए अलग कर देते हैं क्योंकि विटामिन बी के कई सारे टाइप्स होते हैं, इसीलिए विटामिन बी को न केवल विटामिन बी बल्कि बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है वो आपको यहां पे नजर आ जाती है। तो बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले जो विटामिन हैं उनमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 आते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आपको बी कॉम्प्लेक्स की स्टडी अलग से करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रहे आप लोग जिन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं तो आपको बी कॉम्प्लेक्स की डिटेलिंग्स की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने स्तर पर आप चाहे यूपीएससी की परीक्षा दें, आप चाहे एसपीएससी की परीक्षा दें या और कोई बीएससी ग्रुप की भी परीक्षा दें, तो वहां पर बी कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे केवल इनके नाम पूछ लिए जाएंगे, साइंटिफिक नेम, और या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनका फंक्शन क्या होता है, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बी को कर दिया था अलग। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम इन विटामिन के आगे आप देख रहे हैं कि लिखे हुए हैं, तो इन साइंटिफिक नेम्स को याद कर लीजिएगा। और याद करने के साथ ही साथ यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन और फ्रैक्चुअल क्वेश्चन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको 4 विटामिन के नाम दे दिए जाएंगे, उसके सामने 4 साइंटिफिक नेम लिखे होंगे, आपको मैच द फॉलोइंग करानी होगी। ये तो हो गया एनालिटिकल क्वेश्चन। फ्रैक्चुअल क्वेश्चन कैसा होगा, डायरेक्टली आपसे विटामिन का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शंस में आपको एक टिक करना होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा टफ बना दिया जाए तो टफ क्वेश्चन हमेशा बी कॉम्प्लेक्स से आएगा, और बी कॉम्प्लेक्स में अगर B5 का नाम पूछ लिया गया या B7 का नाम पूछ लिया गया तो फिर ये जवाब देना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। और अगर इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन अगर आ सकता है तो बी कॉम्प्लेक्स का मैच द फॉलोइंग कराने के लिए आ सकता है। तो इसलिए इसको याद करना भी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए एक बार जल्दी से हम लोग साइंटिफिक नेम्स की चर्चा कर लेते हैं। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल का संबंध रेटिना से है, इसीलिए विटामिन ए की कमी से आपके रेटिना पे इंपैक्ट पड़ता है और जो बीमारी आपको होती है उसको रतौंधी कहते हैं। रतौंधी का मतलब है रात का अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस है, लेकिन इसके अलावा विटामिन ए आपकी खूबसूरत आंखों के लिए जिम्मेदार है, आपकी खूबसूरत त्वचा के लिए जिम्मेदार है और आपके चमकदार बालों के लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर विटामिन का फंक्शन है टू मेंटेन द मेटाबॉलिक सिस्टम, और जब आपका मेंटेन रहेगा मेटाबॉलिक सिस्टम तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन फिर भी हर विटामिन के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। उसी क्रम में विटामिन ए का मतलब रेटिनॉल हो जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम आप याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा स्किन, हेयर्स और आईज के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, सोर्सेस क्या है, तो एक ट्रिक आप याद रखिए, इस दुनिया में सारे विटामिन्स और सारे अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन 2 चीजों में अवेलेबल है, दूध और अंडा, मिल्क एंड एग। तो अगर आप किसी भी रूप में मिल्क और एग का सेवन करते हैं तो आपको विटामिन्स की कमी के लिए और किसी फूड सोर्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि अंडे के अंदर और दूध के अंदर सारे विटामिन होते हैं सी को छोड़ करके, इसलिए विटामिन सी के सोर्सेज आपको अलग से लेने पड़ते हैं। तो विटामिन ए के लिए सबसे पहले हो गया दूध और अंडा,
इसके अलावा जो रेड मीट है उसमें भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ये पपीते के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, नट्स के अंदर, फिश के अंदर और कुछ फैटी फूड्स के अंदर भी पाया जाता है। हालांकि सोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जानना जितना कि बीमारी का नाम और उसका साइंटिफिक नेम आपको जानना चाहिए। तो ये था विटामिन ए। विटामिन ए के बाद बारी आती है विटामिन बी की। अगर आपसे कभी सामान्य क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज विटामिन बी, तब आप इसका आंसर देंगे थायमीन, बी फॉर थायमीन। लेकिन एक्चुअल में थायमीन इज नॉट विटामिन बी, थायमीन इज B1। तो इसलिए अगर विटामिन बी से रिलेटेड आपसे इजी क्वेश्चन पूछा जाए तब तो आप थायमीन बताएंगे, लेकिन थायमीन एग्जैक्टली B1 को कहते हैं। और इसी तरीके से B2 का मतलब होता है राइबोफ्लेविन, याद रखना पड़ेंगे ये सारे नाम। इसी तरीके से विटामिन B3 का मतलब होता है नियासिन। इसी तरीके से B5 का मतलब होता है पैंथोनिक एसिड, एसिडिक है, याद रखिएगा। ज्यादातर विटामिन एसिडिक नहीं होते, लेकिन अगर कोई विटामिन एसिडिक है जैसे कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड है, तो एसिडिक विटामिन्स को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि अमंग विच वन ऑफ दिस विटामिन इज एसिडिक। तो क्षारीय अम्लीय कौन कौन से विटामिन हैं, तो यहां पर B5 आपने देखा और यहां पर आपने विटामिन सी को देखा। इसके बाद नंबर आता है B6 का। तो विटामिन B6 को पायरोक्सिन कहते हैं। इसी तरीके से B7 को बायोटिन कहते हैं। बायोटिन बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। तो एक आधे क्वेश्चन मुझे याद है कि बायोटिन से रिलेटेड पूछे गए हैं कि व्हाट इज बायोटिन। तो बायोटिन की कमी से बहुत तेजी से बाल झड़ने लग जाते हैं, सफेद होने लग जाते हैं। तो बायोटिन का संबंध बालों से होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए एक और एसिडिक मिल गया हमको, जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या है? B9 है। तो एसिडिक विटामिन कैटेगरी में ये तीसरा विटामिन हो जाता है। और फिर इसके बाद B12 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, जिसको हम लोग साइनोकोबालामाइन कहते हैं। व्हाट इज साइनोकोबालामाइन? अगर साइनोकोबालामाइन वर्ड को आप थोड़ा सा तोड़िए, साइनो अलग करिए, कोबालामाइन अलग करिए, और कोबालामाइन में से कोबाल्ट निकाल लीजिए, तो कंटेंट क्या निकल के आया? कोबाल्ट। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच विटामिन कंसिस्ट कोबाल्ट? कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट होता है, और B12 का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? साइनोकोबालामाइन हो गया। साइनोकोबालामाइन अगर आपको चाहिए तो इसके सोर्सेज ड्राई फ्रूट्स, नट, मशरूम, ये तीन इसके सबसे बड़े सोर्स होते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड भी सोर्स इसके होते हैं, लेकिन उसका सजेशन आपको इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो साइनोकोबालामाइन इंपॉर्टेंट विटामिन है, याद रखिएगा। आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी तरीके से फॉलिक एसिड भी याद रखिएगा, B9, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, B1 से लेकर B9 तक, इस पूरे बी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है बीमारियों का घर। मैं एक एक विटामिन आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक एक विटामिन डिस्कस करूंगा तो क्लास 4 घंटे की हो जाएगी। लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि बी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं बीमारियों का घर। अर्थात विटामिन बी किसी भी तरीके से अगर आपकी बॉडी में कम हो रहा है तो आपको एक नहीं अनेक बीमारियां लगती हैं। और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाली जो सबसे बड़ी बीमारी है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज आती है। यानी कि जब मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ होगा तो सेल की इम्यूनिटी वीक होगी और ऑटो इम्यून डिजीज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल थायराइड हो सकता है आपको, यूरिक एसिड हो सकता है आपको, माइग्रेन हो सकता है आपको, इसी तरीके से स्किन डिजीज हो सकती हैं आपको, त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लिवर के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको ये पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स याद रखना चाहिए। आता है विटामिन सी का, और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। एसिडिक विटामिन है तो जाहिर सी बात है एसिडिक चीजों में पाया जाएगा। तो विटामिन सी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? तो इसके सोर्सेस होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो इसका सोर्स होते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके सबसे बड़े सोर्स की चर्चा करना चाहते हैं तो लेमन फैमिली इसका सबसे बड़ा सोर्स होती है। लेमन फैमिली का मतलब हो गया
नींबू, मौसमी, आंवला, संतरा, ये सारी चीजों के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विच इज द फंक्शन ऑफ द विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो फंक्शन है वो है इम्यूनिटी। कोरोना क्राइसिस के दौरान आप लोगों ने इम्यूनिटी शब्द को हर रोज सुना होगा, हर दिन सुनते होंगे। साथ ही साथ कोरोना पेशेंट्स को विटामिन सी की टैबलेट्स दी जा रही हैं। हो सकता है कि आपने भी खाई होंगी, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सी का काम क्या होता है। तो सेल की इम्यूनिटी को बनाने का काम करता है विटामिन सी। तो इट इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, लेकिन इम्यूनिटी के अलावा भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। विटामिन सी चमकाने का काम करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि विटामिन सी चमकाने का काम करता है, त्वचा हो या बर्तन। इसलिए आप लोग विज्ञापनों में देखते होंगे 100 निबियों की शक्ति वाले सोप आते हैं। तो 100 निबियों की शक्ति का मतलब क्या है कि वो चमकाने का काम करते हैं। तो आपकी त्वचा की खूबसूरती के लिए विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है। आपके बालों की मजबूती के लिए भी विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है। आपके दांतों की मजबूती के लिए, आपके मसूड़ों की मजबूती के लिए भी विटामिन सी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चोट लग जाएगी तो बहुत तेजी से ये विटामिन सी आपकी चोट को भी कवर कर देगा। इसलिए हम लोग सारी चीजों को मिला करके ये कह सकते हैं कि विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए आप लोगों ने कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स देखे होंगे, खास तौर पे जो सौंदर्य बढ़ाने का काम करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उनमें आप लोगों ने देखा होगा विटामिन सी कंटेंट होता है। साथ ही साथ यहां से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि विटामिन सी एकलौता ऐसा विटामिन है जो आपको हर रोज लेना पड़ता है, हर दिन लेना पड़ता है। विटामिन सी यूरिन के साथ निकल जाता है। अगर आपने विटामिन सी डेली नहीं लिया तो आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। बाकी सारे जो विटामिन है ये सारे लॉन्ग लास्टिंग विटामिन होते हैं। इनमें कुछ विटामिन तो ऐसे होते हैं जो 1 साल तक भी आपके शरीर में बने रहेंगे अगर आपने एक बार खा लिया है तो। लेकिन विटामिन सी सबसे कम समय तक हमारे शरीर में रहने वाला विटामिन है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी से कोई पर्टिकुलर रोग नहीं होता है। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। स्कर्वी इज फेमस। सूखापन आ जाएगा, आपके मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, आपको पायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, त्वचा बहुत ज्यादा फट जाएगी। अगर आपको कभी ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि ओवर ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है। इसके अलावा ब्यूटी तो आपकी कम हो ही जाएगी, इम्यूनिटी तो आपकी कम हो ही जाएगी अगर विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो 200 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम के बीच में होनी चाहिए। तो विटामिन सी की जो मात्रा आपके बॉडी में होनी चाहिए वो 200 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक है। इस 200 को 300 मिलीग्राम को पूरा करने के लिए आप अपने भोजन में एक टमाटर को शामिल कर सकते हैं, आप मौसमी का जूस पी सकते हैं, आप खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके भी होते हैं विटामिन सी को अपने बॉडी में मेंटेन करने के लिए। हालांकि आपको आर्टिफिशियल तरीकों की बजाय नेचुरल तरीकों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विटामिन सी के बाद अगला नंबर आता है विटामिन डी का, और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल को जरा आप तोड़िए, और कैल्सीफेरॉल को तोड़ने के बाद इसमें से निकलता है कैल्शियम। अर्थात विटामिन डी जो है ये या तो कैल्शियम है और या तो कैल्शियम से रिलेटेड इसका कोई फंक्शन होता है। बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर के समझ नहीं है आज भी कि विटामिन डी एक्चुअल में क्या होता है। विटामिन डी इज डिफरेंट एंड कैल्शियम इज डिफरेंट। कैल्शियम हम लोग खाने के रूप में खाते तो हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम का बड़ा सोर्स माने जाते हैं, जिसमें कि दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ, मट्ठा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब कुछ आते हैं। लेकिन ये कैल्शियम जो हम खाते हैं ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब होगा विटामिन डी की वजह से, कैल्सीफेरॉल की वजह से। तो यहां से आपने क्या सीखा कि विटामिन डी कैल्शियम नहीं है, बल्कि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का विटामिन है। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, साथ ही साथ आपको अनेक बीमारियां हो सकती हैं, और विटामिन डी को तो डेथ विटामिन तक कहा जाता है।
अगर इसकी ज्यादा कमी आपके शरीर में है तो आपकी मौत तक हो सकती है। आप सभी लोगों को इसके लिए अपना एक डी डेफिशिएंसी टेस्ट कराना चाहिए, जिसको D3 बोलते हैं, और उसकी रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि विटामिन डी का लेवल क्या है। विटामिन डी 30 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन कोइंसिडेंट कुछ ऐसा है कि इस दुनिया की करीब 80% आबादी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है। उसका रीजन है धूप ना लेना। आपको याद होगा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है, या वो सारी चीजें जो कुदरत ने हमको फ्री में दी हुई हैं वो बेहद अनमोल हैं। जैसे कि धूप बहुत अनमोल होती है, पानी बहुत अनमोल होता है। विटामिन डी का केवल एक ही सोर्स है और वो है सनलाइट। फंक्शन ये इस तरीके से करता है कि सूर्य की रोशनी जब आपके शरीर पर पड़ती है, त्वचा पर पड़ती है, तो त्वचा के अंदर जो फैट होता है उस फैट में कोलेस्ट्रॉल होता है, और उस सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो कि धूप में शामिल होकर के आपकी त्वचा के ऊपर पड़ती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के साथ में रिएक्ट करती हैं और विटामिन डी को एब्जॉर्ब कराने का काम करती हैं। विटामिन डी बनाती हैं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती हैं। अगर विटामिन डी की आपके शरीर में कमी है तो आपको बोन में प्रॉब्लम होती चली जाएगी। ध्यान रहे, आजकल जिस हिसाब से दिनचर्या हम लोगों की चल रही है, खान पान हम लोगों का चल रहा है, तो हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, ना ही हमारे शरीर में विटामिन प्रॉपर होते हैं और ना ही प्रोटीन प्रॉपर होता है। इसकी वजह से हड्डियों का कमजोर होना एक बहुत आम बात होती है। तो आपके शरीर को, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आप फूड के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपका शरीर न्यूट्रिशन खींचने का काम करता है आपकी हड्डियों से। और अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में है तो बहुत तेजी से आपकी हड्डियां खोखली होती चली जाती हैं, क्योंकि शरीर अपनी आवश्यकता के लिए जो पोषण है वो हड्डियों से प्राप्त करता है। और अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो बोन मैरो के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स बन रही हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है और ये मौत का कारण बनता है। तो विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए, कैल्सीफेरॉल को मेंटेन करने के लिए आपको सूरज की रोशनी लेनी ही पड़ेगी। कब से कब तक ले सकते हैं? पूरा दिन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो गुनगुनी धूप है, वो सुबह की धूप है। गर्मी के मौसम में सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ले सकते हैं, सर्दी के मौसम में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ले सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होती है और बहुत सारे रोग होने की संभावना कम हो जाएगी अगर आप कैल्सीफेरॉल प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो। कैल्सीफेरॉल के बाद अगला नंबर आता है विटामिन ई का, और इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल। व्हाट इज टोकोफेरॉल? तो इसके अंदर भी बहुत सारे फेरॉल्स हैं एंड इट इज रिलेटेड टू ब्यूटी। इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी चमकदार त्वचा, ग्लोइंग स्किन, आपकी जो सेक्सुअल पावर है, आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसको मेंटेन करने का काम विटामिन ई करता है। साथ ही साथ आपके काले घने लंबे बालों के लिए भी विटामिन ई ही जिम्मेदार होता है। कहाँ मिलता है? ड्राई फ्रूट्स में मिलता है। ड्राई फ्रूट्स इसका सबसे बड़ा सोर्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि दूध और अंडे को भी आप यहाँ पे शामिल करेंगे। इसके अलावा रेड मीट भी इसका बड़ा सोर्स होता है। लेकिन ध्यान रहे कि विटामिन ई की जो अधिक मात्रा है, कई सारे लोग खूबसूरती बढ़ाने के चक्कर में विटामिन ई का ज्यादा सेवन कर लेते हैं, तो ये मौत का कारण भी फिर बन जाता है। मार्केट में आप लोगों ने ईवियोन नाम के कैप्सूल खूब देखे होंगे जो विटामिन ई के नाम पर बेचे जाते हैं। ईवियोन नाम के कैप्सूल्स लोग खाते हैं ताकि वो खूबसूरत दिख सकें। कैप्सूल खाने से कोई खूबसूरत नहीं दिख सकता है। विटामिन ई आपको नेचुरल सोर्सेस से लेना पड़ेगा और साथ ही साथ पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कवर करना पड़ेगा। केवल एक कैप्सूल कभी भी आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ा सकता है। हाल ही के वर्षों में आपने देखा कि बॉलीवुड की एक अदाकारा श्रीदेवी की मौत हुई ब्रेन हेमरेज से। वो मौत विटामिन ई के ओवरडोज से ही हुई थी। इसलिए अगर आप इस प्रकार के किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं जो कि विटामिन ई कंटेंट होता है, आप देखते होंगे SPF 30 विटामिन ई कंटेंट, बहुत सारी सनस्क्रीन्स बिकती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इनका एक्सटर्नल यूज तो आप करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आप ओरल बिल्कुल भी मत लीजिए। ओरल ये बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकता है। और अंत में आता है विटामिन के। इट इज फाइलोक्विनोन। विटामिन के वैसे तो सबसे लंबे समय तक हमारे शरीर में रहने वाला विटामिन है। अगर एक बार आपने खा लिया
तो 1 साल तक आपको खाने की जरूरत नहीं है। विटामिन के ऐसा विटामिन होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब भी आपको कभी चोट लगती है या कहीं पे कोई कट लग जाता है तो आपको ब्लीडिंग होती है, और थोड़े ही समय बाद उस ब्लीडिंग के ऊपर एक पतली सी लेयर जम जाती है और वो लेयर आपकी ब्लीडिंग को रोक देती है। तो वो जो लेयर जमी आपके चोट के ऊपर, जो खून जम गया, उस खून को जमाने का काम करता है विटामिन के, फाइलोक्विनोन। अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो खून लगातार बहता रहेगा, खून रुकेगा नहीं। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो विटामिन के बनाता है। तो याद रखिएगा, और जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग विटामिन है, सबसे लंबे समय तक शरीर में रहता है। एक बार खा लेंगे, 1 साल तक खाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे विटामिन क्लियर कर लिए, यहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी क्लियर कर लिए। जैसे कि हॉपकिंस और फंक ने ये नाम दिया, 1912 में विटामिन थियरी दी। 2 तरीके के विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ए डी ई के और वाटर सॉल्युबल बी और सी आते हैं। बी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, अलग अलग साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बायोटिन, साइनोकोबालामाइन एंड फॉलिक एसिड। व्हाट इज बायोटिन? B7। व्हाट इज फॉलिक एसिड? B9। व्हाट इज साइनोकोबालामाइन? B12। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ए रेटिनॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और फिर आखिरी में के फाइलोक्विनोन। तो इस तरीके से यहाँ पे विटामिन का चैप्टर आपका फिनिश होता है। मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं या किसी मेडिकल बैकग्राउंड का एग्जाम देते हैं, उनके लिए मेरी क्लास कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं केवल जनरल कॉम्पिटिशंस, साथ ही साथ यूपीएससी, ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज के लिए साइंस का लेवल क्या होना चाहिए, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। विटामिन का ये जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा तेजी से खत्म किया है, क्योंकि एक एक विटामिन को डिस्कस करना बहुत अच्छी चीज तो है, लेकिन फिर ये 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसको आप लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लेक्चर को छोटा रखते हुए शॉर्ट में सारे विटामिन आपको बता दिए गए हैं। इनको आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं, बैक पेपर के ऊपर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तब आप मुझे अपनी राय दीजिए, मैं आपकी समस्या को सुलझाने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इन वीडियो लेक्चर्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। फूड एंड न्यूट्रिशन की सीरीज में अगले टॉपिक के साथ हम लोग जल्द ही मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।